दोस्तों, रूह अर्नव के दिए हुए कंगन से चिढ़ी हुई थी, क्योंकि उसमें अलग से ही अर्नव का नाम दिखाई दे रहा था और कोई भी देखे तो साफ पता चल जाए। और ऊपर से उसकी खनकती आवाज़ उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसमें छोटी छोटी घुंघरू लगी हुई थीं, जो रूह का बीपी और भी हाई कर रही थीं। रूह गुस्से से उबल रही थी। वो बार बार अर्नव को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। रूह झल्लाहट से फ़ोन को उठा के फिर से फेंक देती है। बेचारा फ़ोन उसके टार्चर को सह नहीं पाता और बेचारा शहीद हो जाता है। रूह गुस्से से लाल चेहरा लिए अरुण के रूम में जाती है। अरुण बेचारा पेट के बल लेटा आराम से अपनी नींद को पूरी कर रहा था, क्योंकि वैसे तो ऑफिस के टार्चर से वो बेचारा अपनी नींद पूरी ही नहीं कर पाता था। रोज को सोता देख और भी चिढ़ जाती है। वो पानी का जग उठा के पूरा का पूरा उसमें डाल देती है। अरुण बचाओ बचाओ अभियान चलाते हुए उठ जाता है, पर अफसोस उसके अभियान से कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। सामने खड़ी काली माता को देखकर उसकी सारी की सारी नींद अलादीन के चिराग के जिनी की तरह उड़ जाती है। सामने खड़ी काली माता को देखकर वो अपने कोलगेट के दांत का प्रचार कर देता है। रूह अपने दोनों हाथ बांध के खड़ी हो जाती है और फिर दांतों को पीसते हुए बोलती है, आपका जो लड़का दोस्त है ना, वो जल्लाद आदमी, मुझे उसका पता चाहिए आधे घंटे के अंदर। और मुझे नहीं पता कि आप ये सब कैसे करेंगे। और अगर काम नहीं हुआ तो एक बात याद रखना, मैं आपके उस दोस्त के साथ आपको भी उठवा के समुंदर में फिकवा दूंगी। फिर बैठे रहना वेल के पेट में और करते रहना प्लानिंग। रूह अपना फरमान सुना के चली जाती है। अरुण बेचारा अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करता रहता है। वो जल्दी से फ़ोन उठा के निया को कॉल करता है और उसे सब बता देता है। निया की हालत ख़राब होने लगती है ये सुन के कि उनका प्लान रूह को पता चल गया है। दोनों खुद को बचाने के लिए अर्नव को बलि का बकरा बनाने की सोचते हैं। अरुण जल्दी से अक्षत को कॉल करता है, लेकिन उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ था। अरुण रिसेप्शन में जाकर पता करता है तो उसे पता चलता है कि सब लोग होटल से जा चुके हैं, पर रिसेप्शन में बैठा लड़का उसे एक पेपर देता है जो अक्षत ने उसे देने को बोला था। अरुण पेपर खोल के पढ़ता है तो उसमें लिखा था, हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, तुम कॉल करो तो शायद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होगा। और हाँ, अब हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो करेगा वो मेरा बेटा करेगा और उसने अपना काम कर दिया है, तो किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना। और अब जाकर अपनी पैकिंग करो, तुम आज ही दिल्ली आ रहे हो। अर्नव ने इंतज़ाम कर दिया है, रूह खुद दिल्ली के लिए हाँ बोलेगी। अरुण को अक्षत की बात आधी ही समझ आती है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वह अपने रूम की ओर चला जाता है और निया को भी सब कुछ बता देता है। दोनों ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते हैं कि आखिर क्या प्लान किया है अक्षत ने, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता है। रूह अपने रूम में आकर जल्दी से रेडी होकर बाहर की ओर निकल जाती है। वो कुछ ही देर में बनारस के सबसे बड़े ज्वेलर के सामने बैठी थी और उसकी गुस्से से घूर रही थी। बेचारा ज्वेलर सारे जतन कर चुका था, लेकिन उस कंगन का लॉक नहीं तोड़ पाता। वो हाथों को जोड़ते हुए बोलता है, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, हम छोटे मोटे ज्वेलर हैं। ये कंगन किसी से स्पेशली डिजाइन करवाए गए हैं। अगर हमने इनका लॉक तोड़ने की कोशिश करी तो शायद ये आपके हाथों में हमेशा के लिए ही रह जाएंगे। इसको सिर्फ वही इंसान निकाल सकता है जिसने ये पहनाए हों।
क्योंकि वो ही इनका लॉक तोड़ सकता है। रूह ज्वेलर की बात सुन के अर्नव को मन ही मन कोसते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो होटल जाती है तो अरुण उसे अर्नव के दिल्ली जाने के बारे में बताता है। रूह ख्यालों में 1000 बार अर्नव का खून करते हुए अरुण को दिल्ली के टिकट्स बुक कराने को बोलती है। अरुण और निया उसको शॉक्ड से देखते रह जाते हैं, लेकिन वो तो चाहते ही थे। उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। अरुण टिकट बुक करा देता है और कुछ ही देर में वो तीनों भी दिल्ली के लिए फ़्लाइट ले लेते हैं। कुछ देर में उनकी फ़्लाइट भी लैंड कर जाती है। तीनों अपनी कार में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही रूह फ्रेश होती है और अर्नव के ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो अर्नव के ऑफिस के बाहर थी। फिर से उसी जगह को देख के उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके दिल में एक गुदगुदी सी हो रही थी, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करके अंदर की ओर चली जाती है। उसे अर्नव का केबिन पता था, तो वो सीधा ही अंदर चली जाती है। अंदर रिसेप्शन में बैठी लड़की उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सबको रूह स्टाइल से घूरती है और अंदर चली जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर अंदर की ओर चली जाती है, बिना डोर नॉक किए। किसी को बिना परमिशन अपने केबिन में देखकर अर्नव की तो भौहें ही तन जाती हैं, लेकिन सामने खड़े इंसान को देख के और उसके कंगन की खनकती आवाज़ को पहचान के उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह हो जाता है और अपनी चेयर से सिर टिका के मुस्कुराते हुए सामने देखता है और फिर प्यार से बोलता है, वेलकम होने वाली मिसेस सिंघानिया। अर्नव की बात सुन के रूह का दिमाग गर्म हो जाता है। वो अर्नव को घूरती है और फिर अपने दांतों को पीसते हुए जवाब देती है, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। चुपचाप अपने इन कंगन को उतारो और मुझे आज़ाद करो। अर्नव वैसे ही मुस्कुराते हुए बोलता है, बेबी अब ये तो तुम्हारे हाथों से कभी नहीं निकलेंगे। अब तो तुम्हें सारी ही जिंदगी इनके साथ ही रहना पड़ेगा, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो। और शायद मुझे लगता है तुम भूल रही हो कि तुमने 2 साल पहले मुझसे क्या कहा था। अर्नव की बातों को सुन के रूह 2 साल की पहले की यादों में गुम हो जाती है। रूह जब 2 साल पहले रिवान की चिता को आग दे के घर वापस आती है, उस दिन अर्नव उससे मिलने आता है। रूह अर्नव से बात करने के लिए उसे अपने रूम में ले जाती है। अर्नव और रूह उनके रूम में थे। कुछ देर के चुप्पी के बाद अर्नव अपनी बात रखते हुए बोलता है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम्हारा बाप ये डिजर्व करता था। बस इतना ही था कि इन सब में सबसे ज़्यादा सज़ा तुम्हें ही मिल रही है। रूह उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए बोलती है, सज़ा की बात कर रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया? चलिए आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची। धीरे धीरे वो हलचल मेरी हार्ट बीट बन गई। तुमने पहली बार मुझे किस किया, मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। तुम्हारा छूना कभी मुझे गलत लगा ही नहीं। तुम्हारी डांट में भी मुझे केयर ही नज़र आती। पहले इन सब का मतलब नहीं पता था, लेकिन जब तुमसे दूर हुई तो समझ आया कि मैं शायद तुमसे प्यार करने लगी हूँ। रूह अपनी बातें कह के चुप हो जाती है और अर्नव उसको देखता ही रह जाता है। अर्नव अपनी बात को रखते हुए बोलता है, तो तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अर्नव की बातें सुनकर रूह के सीने में खंजर का काम कर रही थी।
वो भरी आंखों से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसके गले लग के बोलती है, शायद आज से कुछ वक्त पहले अगर तुम ये बात कहते तो मैं भी शायद खुशी से तुम्हें हाँ बोल देती। लेकिन इतना बोल के वो अर्णव से अलग होती है और बोलती है, लेकिन अब नहीं, मेरे दिल में जो प्यार था वो मर गया है। मेरे पिता ने तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ जो भी किया वो गलत था और मैं उसके लिए तुम्हें कभी गलत नहीं कहूँगी। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए। रूह अर्णव से पलट के खड़ी हो जाती है और बोलती है, चले जाओ यहाँ से और फिर कभी पलट के मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मेरे बारे में जानने की कोशिश करना। रूह की ऐसी बातें सुन के अर्णव का तो दिमाग खराब हो जाता है। बेचारा था ही शॉर्ट टेम्परेचर, वो भी एटीट्यूड से उसे जवाब देता है, नहीं आऊँगा कभी तुम्हारे सामने, ना ही तुम्हारे बारे में पता करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन भी हमारा आमना सामना होगा उस दिन से तुम मेरी होगी। तुम्हें मैं अपना बनाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, याद रखना। अर्णव अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से निकल जाता है और वो वहीं बैठ के रोने लगती है। उसके बाद वो सब कुछ छोड़ के कुल्लू आ जाती है। दोनों ही अपनी यादों से बाहर आते हैं। अर्णव अपनी चेयर से उठता है और रूह के पास जाने लगता है। रूह अर्णव के पास आने से धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगती है। उसके माथे पर पसीना साफ साफ झलकने लगता है। रूह पीछे जाते जाते दीवार से जा टकरा जाती है। अर्णव उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। वह अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रख देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगता है। रूह के डर से दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। वो धीरे धीरे अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगता है। रूह के दिल की धड़कन उसके पास आने से ही रोलर कोस्टर बन जाती थी। उसकी धड़कन इतना शोर कर रही थी कि वह बाहर तक अर्णव को साफ सुनाई दे गई थी। अर्णव को रूह पर खुद का इतना असर देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वह रूह की नोच को अपने नोज से टच करते हुए बोलता है, बेगम साहिबा, मेरी होने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत रह लिया तुमने मेरे बिना और मैंने तुम्हारे बिना, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी बनोगी हमेशा के लिए, पूरी तरह से। अर्णव की बातों से रूह के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी, लेकिन उसे रह रहकर पुरानी बातें भी याद आ रही थीं। उसे याद आ रहा था, ये सब याद आते ही उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वो पूरी अपनी ताकत लगा के अर्णव को एक जोरदार धक्का मार देती है। अर्णव थोड़ा पीछे हो जाता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो रूह की गर्दन पे हाथ रख के उसे अपने पास खींच लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई है? रूह भी वैसे ही उसे जवाब देती है, हिम्मत की बात तो आप ना ही करें तो ही बेहतर है मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि वह तो मुझ में कूट कूट के बचपन से ही भरी हुई है। लेकिन फ़र्क इतना है कि आपको आज पता चल रहा है। रूह इतना बोल के अर्णव के मुंह फेर लेती है। अर्णव उसे और भी ज़्यादा खुद से चिपकाते हुए बोलता है, 1 महीना, सिर्फ 1 महीने में तुम मेरी होगी, फिर चाहते हुए तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अर्णव इतना बोल के उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है और उसके होठों का रस पीने लगता है। रूह की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अर्णव को धक्का देने लगती है, लेकिन अर्णव पे कोई असर नहीं होता दिखाई दे रहा था। कुछ देर के बाद रूह की सांसें उखड़ने लगती हैं
अर्नव उसकी हालत देख के उसे छोड़ देता है। रोज को गुस्से से फिर एक थप्पड़ जड़ देती है। अर्नव का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वो अपने गाल पे हाथ फेरता हुआ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है और जवाब देता है, बेबी जितने थप्पड़ मारने हैं मार लो, लेकिन इन सब का हिसाब मैं तुमसे एक ही दिन लूँगा, हमारी फर्स्ट नाइट पे। फिर चाहे तुम कितने हाथ पैर चला लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अर्नव की बात सुन के रूह पूरी तरह से लाल हो जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, और वो दिन कभी भी नहीं आएगा। ख्यालों में रहना अच्छी बात है, लेकिन उसे हकीकत मान लेना बहुत ही बुरी बात है। अर्नव अपनी चेयर पे बैठ जाता है और अर्नव स्टाइल से उसे जवाब देते हुए बोलता है, अर्नव सिंघानिया ख्वाब भी वही देखता है जिनको वो पूरा करने की हिम्मत रखता है, लेकिन तुम मेरा ख्वाब नहीं, मेरी जिद हो, मेरी सनक हो। अर्नव ये सब बोलते भी बहुत ही भयंकर लग रहा था। रूह उसकी बातें सुन के पूरी तरह से कांप रही थी और उसे हद से भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसकी चेयर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसको उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम पासवर्ड बता रहे हो या नहीं? अर्नव ना में सिर हिला देता है। रूह उसकी ना सुन के आसपास देखने लगती है। उसे कुछ नहीं दिखता तो वो केबिन से बाहर आ जाती है और उसे कॉरिडोर में एक गमला दिखाई देता है। वो उसे उठा लेती है और अर्नव के केबिन में आकर उसकी ग्लास टेबल पर दे मारती है। अर्नव इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ग्लास टेबल पूरी तरह टूट के बिखर जाती है। अर्नव खुद को बचाने के लिए अपनी कोहनी को अपने चेहरे पर रख लेता है। रूह अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और उसको जवाब देते हुए बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी कभी भी नहीं होंगी। अगर 1 महीने की बात है तो इस 1 महीने में मैं किसी और से शादी कर लूँगी, लेकिन आपके पास कभी नहीं आऊँगी। और यह जो आपने आज मुझे कंगन पहना कर किया है, यह उसका हिसाब किताब, यह तो सिर्फ ट्रेलर है, बाकी की पिक्चर आपको जल्दी ही दिखा दूँगी, इसलिए ज़्यादा घमंड में उड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रूह इतना बोलकर उसके केबिन से चली जाती है और अर्नव अपने सामने टूटी हुई टेबल को देखता रहता है और फिर एक छोटी सी स्माइल करके बोलता है, मेरी सेनी, तुम चाहो मुझसे जितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे हर मंजिल पर मैं ही तुम्हें खड़ा हुआ मिलूँगा। अगर किसी और ने तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो वह किसी और को छूने के लायक ही नहीं बचेगा। उसको ऐसा गायब करूँगा इस दुनिया से कि ये दुनिया ही भूल जाएगा कि वह कभी यहाँ पर एग्जिट करता भी था या नहीं। अर्नव राहुल को बोलकर अपने केबिन को ठीक करवाने को बोलता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है।